हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल इन दिनों क्या हो रहा है, बच्चे घर पर हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई रुकी पड़ी है। तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और कुछ वीडियोस वगैरह बना सकूँ ताकि बच्चे लोग अपना घर पे पढ़ सकें। और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो एटलीस्ट कोई पूछ सकता है किसी से। यहाँ पे आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। एक्चुअली मैं उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। बेसिकली ये कोई प्रमोशन वगैरह कोई कुछ वैसा कुछ नहीं है। इस पीरियड के लिए, ये जब से क्वारंटाइन का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के लिए मैं आप वीडियो वगैरह डालता रहूँगा और भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो मैं डालता रहूँगा यहाँ पे। ठीक, वैसे तो मैं बता दूँ, मैं कॉमर्स साइड का 11th और 12th के अकाउंट सब्जेक्ट्स की वीडियो यहाँ पे डालूँगा। और स्पेशली आज जो है वो मैं 12th क्लास का शेयर कैपिटल यहाँ पे पढ़ाऊँगा। 12th क्लास का शेयर कैपिटल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। तो शुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से शेयर कैपिटल। ठीक, शेयर कैपिटल होता क्या है, कंपनी के अंदर कैसे वर्क करता है, कैसे क्रिएट होता है, आज सब पढ़ेंगे। भले पढ़ा होगा 11th में, अच्छी बात है, बट मैं दोबारा बेस चढ़ा रहा हूँ। शेयर होता क्या है? शेयर मीन्स मेरा हिस्सा, कंपनी के अंदर मेरा हिस्सा कितना है, क्या है, कितना हिस्सा है, क्योंकि उसी हिस्से पे, उसी शेयर्स पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम एक टेक्निकल वे में डिविडेंड बोलते हैं कि मेरे शेयर्स पे कितना मुझे डिविडेंड मिलेगा। अगर मेरा शेयर इस कंपनी में इतना है तो मेरा डिविडेंड कितना मिलेगा। ठीक, तो वही तो बहुत ज़रूरी होता है कि शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी में। एक्चुअली सब कुछ शेयर्स ही है एक टाइप का। ठीक, तो एनी अमाउंट which are given by the shareholder to the company, ऐसा कोई भी पैसा या कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो अमाउंट ही पे करे कंपनी को कि आप मुझे इतना पैसा ले लो, मुझे शेयर होल्डर बना लो अपनी कंपनी का। एक काम करो, आपके पास मैं बिल्डिंग दे रहा हूँ, लैंड दे रहा हूँ, ये रख लो और मुझे अपनी कंपनी में क्या बना लो, शेयर होल्डर बना लो। ठीक, तो वो कुछ भी दे सकता है। तो एक्चुअली शेयर की कैसे काम करता है उसके लिए प्रॉपर हम ये एक मैंने बैलेंस शीट बनाई है जो कि एक न्यू कंपनी की है। ठीक है, ठीक, तो बैलेंस शीट में जैसे कि ये लिएबिलिटी साइड हो गई, ये एसेट साइड हो गया। मैंने ए और एल से डिनोट कर दिया है, बाकी तो ये ऐसी रफली है, कोई इतना वो नहीं, बस समझने के लिए है। ठीक, तो सबसे पहले दे रखी शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल में शेयर है, इक्विटी शेयर 50 लाख जो है, ठीक, ये तो ले आया है जो बंदा होगा, जो पर्सन होगा वो यहाँ पे इतना पैसा ले आया 50 लाख। अब 50 लाख से सपोज उसे लगता है कि मेरा काम नहीं बनेगा, 50 लाख से मेरा काम नहीं बनेगा, तो उसने ये लोन ले लिया है, डिवेंचर ले लिया है, बैंक ले लिया है। एक टाइप का आउटसाइडर लोन होता है, एक डिवेंचर हो गया, बैंक हो गया, ये दोनों एक टाइप का आउटसाइडर लोन होता है। अब ठीक है कि चलो मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने बाहर किसी से मदद ले ली, बैंक की मदद ले ली, तो यहाँ पे बैंक लोन लिख देता हूँ मैं। ठीक, बैंक लोन हो गया। ठीक, डिवेंचर भी एक टाइप का आउटसाइडर लोन होता है जो हमें बाद में पे करना होता है। ठीक, तो डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। ठीक, ये हमारे पास टोटल बिल्स पेबल का मतलब होता है कोई हमने सामान उधार पे खरीदा तो उसको पैसा पे करना है, ये उस टाइप का है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 100 लाख। ठीक, डिवेंचर ले लिए 30 लाख के, बैंक लोन हो गए 10 लाख के, क्रेडिटर हो गए 10 लाख के और बिल पेबल हो गए 10 लाख के। ठीक, तो टोटल अमाउंट हमारा आ गया 100 लाख। ठीक, ये हमारी लिएबिलिटी साइड से। अब एसेट साइड आ जाते हैं। ये एक्चुअली 100 लाख हमारे पास है। अब इसको यूज़ कैसे करना है और एसेट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो अब देखेंगे। अब इसी 100 लाख से हमने इसी 100 लाख में से क्या करा, बिल्डिंग ले लिया 40 लाख के, तो यहाँ पे कितने बच गए, 60 लाख। ठीक, 100 लाख में से 40 लाख की बिल्डिंग ले ली तो कितने बच गए, 60 लाख। ठीक, अब इसी 60 लाख में से फर्नीचर ले लिया 20 लाख का, तो अमाउंट कितना बच गया, 40 लाख। ठीक है, और 40 लाख में से मशीनरी ले ली 20 लाख की, तो अमाउंट कितना बच गया, 30 लाख। ठीक, 30 लाख का अमाउंट बच गया। अब इसी 30 लाख में से हमने कुछ सामान खरीद लिया और कुछ हमने पैसा बैंक में डाल दिया, तो 30 में से 20 गया, और 20 में से 20 से आएगा तो 10 बचेगा, और जो 10 बचा वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे हमने जो 100 लाख से ही सब कुछ खरीदा है, ये सब कुछ 100 लाख में से ही खरीदा है।
तो इसका भी टोटल ऑब्वियस सी बात है 100 लाख होगा। और तभी हम कहते हैं कि हमारी एसेट्स और लियाबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो इस तरह एसेट्स और लियाबिलिटी मैच होती है। अब जो ये जो चैप्टर है, जो बेसिकली मेन जो चैप्टर है, वो चैप्टर है इस पे, इस वर्ड पे, इस वर्ड पे, शेयर कैपिटल पे, ठीक है, शेयर कैपिटल, ठीक। और अभी बस मैंने ये समझाया कि कैपिटल कैसे क्रिएट करते हैं, कैपिटल कैसे क्रिएट, एक्चुअली इसमें सब कुछ है कि लियाबिलिटी एसेट्स कैसे होती है एक नई कंपनी के लिए, लेकिन अब जो है वो कैपिटल पे कैसे क्रिएट होगी, आई मीन सॉरी, कैपिटल कैसे क्रिएट होगी। अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा ये होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो पढ़ेंगे कि शेयर इशू कैसे होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे कैसे, ठीक है, और कंपनी प्रपोजल कैसे देती है कि शेयर होल्डर को कैसे इनविटेशन आता है, तो वो सब अब पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये शेयर में बी इशू एट ए पार और एट ए प्रीमियम बट नॉट ऑन ए डिस्काउंट। शेयर में बी इशूड एट ए पार और एट ए प्रीमियम बट नॉट ऑन डिस्काउंट। वो कह रहे हैं कंपनी जो है, कंपनी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंपनी जो है, कंपनी इशू करेगी, क्या करेगी, शेयर इशू करेगी या तो पार पे या तो प्रीमियम पे, बट डिस्काउंट पे नहीं करेगी। सेंटेंस ये कहता है कि या तो पार पे करेगी या तो प्रीमियम पे, बट डिस्काउंट पे नहीं करेगी। अब पार प्रीमियम क्या होता है वो जानते हैं। देखो, पार का मतलब क्या है कि सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसे हम 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो ये हो गया पार, ठीक। प्रीमियम का मतलब ये है प्रीमियम का मतलब है कोई चीज़ 100 की है लेकिन 100 से ज़्यादा में दे रहे हैं, कोई चीज़ 100 की है और 100 से ज़्यादा में दे रहे हैं, ठीक। 100 की 100 से ज़्यादा, सपोज मैं यहाँ पे 110 या 120 कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 100 और 120 का, 100 और 120 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20। तो ये जो 20 एक्स्ट्रा अमाउंट है ये हमारा प्रीमियम है। जो 20 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारा प्रीमियम है, ठीक। तो कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है या तो पार पे कर सकती है। अगर कंपनी के 1000 शेयर है और 1000 में इशू कर रही है तो पार हो गया। और अगर कंपनी के पास 1000 शेयर है लेकिन वो 1000 से एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे 1200-1300 में इशू कर रही है तो वो प्रीमियम पे हो गया, ठीक। अब यह है बट कंपनी नॉट ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं कर सकती, कंपनी डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं कर सकती। नॉर्मल केस ही कंपनी डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं कर सकती, बट कुछ केसेस एक्सेप्शनल है जहाँ पे कंपनी इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। याद रखना, एक्सेप्शनल केसेस है इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। बट यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनीज एक्ट 2013 वो मना करता है डिस्काउंट पे इशू नहीं हो पाएंगे। सेक्शन है आई थिंक 53 सेक्शन है, वो मना करता है कि कंपनी कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। अब डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि सपोज कोई शेयर है, ये पार पे हो गया, ये प्रीमियम पे हो गया। अब ये डिस्काउंट का देख लो, डिस्काउंट में सपोज डिस्काउंट पे ऑब्वियसली बात है, डिस्काउंट का मतलब कि आपको कम में मिलेगा, ठीक है। सपोज 100 का शेयर है तो मैं ये 98 में इशू कर रहा हूँ या 99 में इशू कर रहा हूँ, 100 से कम मैं 95 ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो 5 रुपये का जो डिफरेंस आ गया वो हमारा डिस्काउंट आ जाए, ठीक। तो कंपनी शेयर में बी इशूड एट ए पार और एट ए प्रीमियम बट नॉट ऑन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट एक्चुअली डिस्काउंट ये कोर्स में नहीं है, वरना इसके भी रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज है, बट जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है इससे रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड। पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, ठीक। बट समझा दिया कि डिस्काउंट पे भी कैसे इशू होते हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब प्रपोजल वगैरह कैसे जाता है, अब इशू कैसे करेगी कंपनी, हाउ कैसे करेगी कंपनी, गिव ए प्रपोजल टू ए शेयर होल्डर फॉर ए परचेजिंग अ शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब क्या करेगी कंपनी क्या करेगी, प्रपोजल देगी शेयर होल्डर्स को कि आप आइए और हमारे यहाँ शेयर्स खरीदिए, ठीक है। एक प्रपोजल दिया शेयर होल्डर्स को कि आप आइए और हमारे यहाँ शेयर्स खरीदिए, सिंपल, ये यही लिखा है
कंपनी गिव अ प्रपोजल टू द शेयर होल्डर फॉर परचेजिंग अ शेयर ऑफ ए कंपनी, यानी उस कंपनी के शेयर्स आके खरीदिए। ठीक, अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक कंपनी ले लेते हैं XYZ लिमिटेड, ये कंपनी है। ठीक, और इस साइड में ले लेता हूँ शेयर होल्डर्स। अभी फिलहाल ये शेयर होल्डर्स हैं नहीं, क्योंकि ये अभी बताता हूँ क्यों नहीं है। शेयर होल्डर्स ये नॉर्मल पर्सन होंगे, जो ये वो पर्सन रहेंगे जो इस कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं या इस कंपनी में शेयर लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक टाइप का। ठीक, परचेज करना चाहते हैं। तो कंपनी सबसे पहले इन शेयर होल्डर्स को क्या देगी? प्रपोजल देगी। कंपनी इन शेयर होल्डर्स को क्या देगी? प्रपोजल देगी। देखना, पहले कंपनी इन शेयर होल्डर्स को क्या देगी? प्रपोजल देगी। प्रपोजल, ठीक, फर्स्ट पॉइंट, प्रपोजल देगी। तो शेयर होल्डर इस कंपनी को क्या करेंगे? इनके पास इनविटेशन आया, ठीक, कि आप अपनी हमारी कंपनी के क्या करो, तुम लोग इस कंपनी के शेयर्स खरीदो। ठीक, तो प्रपोजल गया। अब शेयर होल्डर इनको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। शेयर होल्डर इनको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। कंपनी को क्या अप्लाई करेंगे? कि मुझे कितना शेयर खरीदना है। आपने इनविटेशन दे दिया कि शेयर खरीदो, तो ये अप्लाई करेंगे कि मुझे इतना शेयर इस कंपनी में चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा अप्लाई। ठीक, और कुछ लोग इसे बोलते हैं एप्लीकेशन भी, कि एप्लीकेशन इतना कंपनी पे आ गया, एप्लीकेशन इतना कंपनी पे आ गया। याद रखो, अप्लाई और एप्लीकेशन सेम ही है, एक टाइप का। ठीक, इन्होंने अप्लाई करा, टेक्निकल वे में एप्लीकेशन बोलते हैं, वैसे अप्लाई करती है। ठीक, तो इनके पास क्या आ गई? एप्लीकेशन आ गई। अब एप्लीकेशन में बहुत सारे शेयर होल्डर्स की डिमांड होगी, मुझे इतना शेयर चाहिए, इतने रेट पे, ये वो, इस सब कुछ लिखा होगा। तो अब कंपनी से इसे क्या करेगी? अब इनको क्या करेगी? शेयर, ये थर्ड पॉइंट करता हूँ, सेकंड पॉइंट। तो इनको क्या करेगी? शेयर अलॉट करेगी। शेयर क्या करेगी? अलॉट करेगी। शेयर अलॉट करेगी। अप्लाई करा इन्होंने कि मुझे इतना शेयर चाहिए, तो ये लो आपको इतना शेयर दे दिया। ठीक, तो अब ये इस कंपनी के क्या बन जाएंगे अलॉट होने के बाद? आफ्टर अलॉटमेंट ही इज बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। तो क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक, शेयर होल्डर बन जाएंगे। ध्यान रखना, पहले प्रपोजल दिया शेयर होल्डर्स को, फिर शेयर होल्डर ने डिसाइड किया कितना शेयर खरीदना है, फिर कंपनी ने क्या करा? उतना शेयर उन्हें अलॉट कर दिया। शेयर अलॉट होने के बाद ये इस कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर। ठीक, अब कंपनी इनको क्या कर देगी? एक सर्टिफिकेट दे देगी। शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। ठीक, क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। ठीक, तो कंपनी क्या कर देगी? शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। ठीक है, तो ये बहुत एक प्रोसेस है कि कैसे कोई शेयर होल्डर, या ये पहले एक्चुअली ये देखो अलॉट होने से इस स्टेप से पहले ये शेयर होल्डर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, नॉर्मल पर्सन है। लेकिन थर्ड स्टेप होते ही ये शेयर होल्डर बन जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इनको बोल दिया कि हमने तुम्हें इतने शेयर अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, तुमने अप्लाई करा और हमने तुम्हें इतना अलॉट कर दिया। ठीक, तो दोबारा से वो पढ़ लेते हैं। कंपनी शेयर इशू कर सकती है एट ए पार और एट ए प्रीमियम पे, बट नॉट डिस्काउंट। कह रही है कि मेरा अगर 100 का शेयर है तो मैं 100 में दूंगी, तो ये पार है। और अगर 100 का शेयर है 120 में देती है, तो ये प्रीमियम है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे दे रही है। ये सब कुछ शेयर होल्डर्स को ही देगी। ये जो पार प्रीमियम पढ़ रहे हैं ना, ये पार शेयर होल्डर्स को देंगी, प्रीमियम शेयर होल्डर्स को देंगे, डिस्काउंट भी शेयर होल्डर लेंगे। बट डिस्काउंट अब हमारे कोर्स में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो डिस्काउंट से जितनी भी रिलेटेड एंट्रीज है वो नहीं करनी है। ठीक, तो कंपनी, तो शेयर होल्डर को पैसा पे करना पड़ेगा, 100 रुपये कंपनी को, 120 रुपये कंपनी को, जो भी है। ठीक, तो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये कि पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं हो सकते। ठीक, सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53 मना करता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होंगे। पर हाँ, नॉर्मल केसेस में इशू नहीं हो सकते डिस्काउंट्स पे, बट एक्सेप्शनल्स हैं। कुछ है शेयर जो इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, जैसे सर्टिफिकेट शेयर्स हो गए, ये सब इशू होते हैं। ठीक, तो डिस्काउंट पे नहीं होते। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना तब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पता आएगा कि वहाँ पे एक्चुअली हम कोई क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन में पहले तो मैं बता दूँ, ये जो पूरा चैप्टर है ना शेयर कैपिटल, जो 12th का पूरा चैप्टर है जो शेयर कैपिटल, ये पूरा जनरल एंट्रीज है, ठीक है। थोड़ा बहुत थ्योरी पूछते हैं लेकिन ऑलमोस्ट जनरल एंट्री और बहुत ही टेक्निकल है, ठीक है। तो ये पूरा जनरल एंट्री है और जनरल एंट्री ऑलमोस्ट इसी पे ही बेस्ड है, पूरा जनरल एंट्री इसी पे बेस्ड है। तो रटना नहीं है कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ठीक है। रूल्स के हिसाब से बिल्कुल समझ के करेंगे जनरल एंट्रीज भी, ठीक है। तो पहले प्रपोजल देंगे शेयर होल्डर्स को, ठीक। सपोज प्रपोजल दिया, फिर उन्होंने क्या करा, अप्लाई करा कि मुझे इतने शेयर्स दे दो, फिर उन्होंने कंपनी ने उतने शेयर्स इन्हें दे दिए। अब उतने शेयर्स देने के बाद ये इस कंपनी के क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। तो शेयर होल्डर बनने का तो इन कंपनी ने इन्हें क्या दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। समझ में आ गई है बात। ऐसे कंपनी शेयर में मतलब ऐसे नॉर्मल शेयर होल्डर्स कंपनी में शेयर होल्डर्स बनते हैं, मतलब एक पर्सन एक कंपनी में शेयर होल्डर्स बनता है, क्योंकि अलॉट से पहले ये शेयर होल्डर नहीं है, ठीक। आफ्टर अलॉटमेंट के बाद ये शेयर होल्डर बन पाएंगे इस कंपनी के, ठीक है। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर, ठीक। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जनरल एंट्रीज में यूज़ होंगी। मैं पहले बता चुका है पूरा चैप्टर जो है वो जनरल एंट्रीज पे है, तो ये जनरल एंट्रीज में टर्म्स यूज़ होंगी, तो वो समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। कॉल इन एडवांस, ठीक है, सब पता लग रहा है कोई कॉल है एडवांस में आ गई। कॉल इन एरियर का मतलब तुम्हें पता होता है कि हमें पे करना है, एक टाइप का लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो कॉल में क्या है, एरियर है, हमें कॉल पे करना है, यहाँ एडवांस में दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉल, ये कॉल क्या है, ठीक। अभी तक कॉल नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक 11th में भी शायद नहीं पढ़ा है, जहाँ तक मुझे लगता है 12th में ही है। तो कॉल समझ लो, कॉल होता क्या है। कॉल एक टाइप का समझ लो इंस्टॉलमेंट है, ठीक, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट किस तरह का इंस्टॉलमेंट है, जैसे सपोज एक कंपनी है, कंपनी के क्या है 1000 शेयर है, ठीक। एक कंपनी के पास क्या है 1000 शेयर है एट द रेट 100 ईच, ठीक है। 1000 शेयर है एट द रेट 100 ईच का मतलब ये हुआ कि इसका एक शेयर का वैल्यू जो है वो 100 रुपये का है। 1000 शेयर्स हैं एट 100 ईच, इट्स मीन्स कि इसका जो एक शेयर है उसका वैल्यू 100 रुपीज़ ईच है। तो मीन्स 1000 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 1000 शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख, ठीक, 1 लाख। अब कंपनी क्या करती है ना, कंपनी क्या करती है कि जैसे मान लो लगता है कि 1000 शेयर इशू कर दिए एट द रेट 10 ईच के हिसाब से कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, कि इससे ज़्यादा कंपनी कॉल नहीं कर सकती। मीन्स कॉल का मतलब होता है मंगवाना, यहाँ पे कॉल का मतलब वो नहीं कि फ़ोन करना, ठीक। यहाँ पे कॉल का मतलब होता है कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मंगवाती है। कॉल का मतलब यहाँ पे ये है, एक टाइप का इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट जो मंगवाएगी कम शेयर होल्डर से, ठीक। अब वो क्या करेगी, इस 100 ईच को वो बाय पार्ट कर देगी। सपोज मैं यहाँ पे इसी 100 को 4 पार्ट में इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर देता हूँ, तो चारों में 25-25 रुपये ईच कर देता हूँ, ठीक। तो यानी कि ये अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए, जो पहला जो होता है एप्लीकेशन, ठीक। दूसरा जो होता है वो अलॉटमेंट, थर्ड जो होता है फर्स्ट कॉल, और इसको बोलते हैं सेकंड कॉल या फाइनल कॉल बोल सकते हो, ठीक। तो इस तरह पैसा बटा होता है इंस्टॉलमेंट में एक टाइप से, ठीक है। ऐसे शेयर्स को बाइफिकेट करते हैं 4 इक्वल अमाउंट्स। अमाउंट वैसे कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इक्वल में ही हो, इसमें 30, इसमें 20, इसमें 30, इसमें 20, ओवरऑल टोटल 100, ठीक। तो वो नहीं है, डिपेंड करता है कि इंस्टॉलमेंट बनना चाहिए, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25। अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या होता है बताऊंगा मैं, ठीक। तो फिलहाल भी ये समझ लो टाइप का कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी अल्टीमेटली सब अपने आप में एक टाइप का समझ लो कॉल है, ठीक। तो ये 25 रुपये कॉल है, ये 25 रुपये कॉल है, ये 25 रुपये कॉल है, ये 25 रुपये कॉल है। तो समझ में आगे कॉल एक्चुअली है क्या,
कि 25 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाना है, 25 रुपये अलॉटमेंट पे मंगवाना है, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 25 कॉल सेकेंड कॉल पे मंगवाना है। ठीक, तो ये कॉल है। अभी पहले समझ लो इस वर्ड का मतलब कि कॉल है क्या, तो ये कॉल्स हैं सारी। ठीक, अब जो पहला टर्म है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जर्नल एंट्रीज करते वक्त यूज़ होंगी, ये दोनों टर्म है। ठीक, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एडवांस क्या है? एक कंपनी में रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स थस नोन एज द कॉल इन एडवांस। हाँ, पढ़ तो लिया, समझ में कुछ नहीं आया क्या लिखा है, ठीक है, कोई नहीं, समझाता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर हमने, कंपनी ने क्या करा, कंपनी पैसा किससे लेगी? शेयर होल्डर से लेगी। ठीक, तो कंपनी में रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से कोई ऐसा पैसा रिसीव हो जाता है जो रिमेनिंग अनपेड है ऑन शेयर्स, मीन्स अभी इस पर कॉल नहीं किया। कॉल का मतलब होता है, सपोज कंपनी कहती है कि शुरू में उसको 2 कॉल का पैसा चाहिए, तो वो 2 कॉल का पैसा अगर दे देती है, सपोज ये 50 रुपये दे दिए, 2 कॉल का टोटल हो गया 50 रुपये, 50 रुपये दे दी। ठीक, देना तो ये दोनों भी है बाद में। ठीक, किसी एक डेट को जब कंपनी कॉल करेगी, जैसे कंपनी को लगता है कि इतना पैसे में काम बन जाएगा, कंपनी को लगता है इतने पैसे में काम बन जाएगा, तो वो भी इतना पैसा मंगाती है, 25 रुपये भी मंगा रही है, 25 रुपये भी मंगा रही है, और अगर उसे लगता है बाद में 50 रुपये कभी भी मंगा सकती है। ठीक, ऐसा होता है कि जितना पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी उतना कॉल करती है। अब क्या है कि उसने 50 रुपये कॉल कर लिए। ठीक, अब इसमें क्या है, शेयर होल्डर अपनी मर्जी से पहले ही एडवांस में 25 रुपये दे देता है कंपनी को कि तुम ले जाओ। ठीक, दे दिया पहले ही। अब एक बच्चा पूछ रहा है क्या दूसरा भी दे सकता है, कि ये 25 रुपये भी दे सकता है? बच्चे के मन में डाउट है, क्या ये भी दे सकता? हाँ, ये भी दे सकता है, यानी कि 50 रुपये भी एक साथ दे सकता है। ठीक, जबकि ये दोनों क्या है, अभी कॉल्ड नहीं किए गए, कॉल्ड नहीं है, अनपेड समझ लो यार, अभी कॉल नहीं किया गया, इन पे कॉल नहीं किया गया, मीन्स अभी मंगवाया नहीं है ये दोनों। लेकिन शेयर होल्डर ने ये पैसा 25 और 25 यानी ये दोनों 50 रुपये अपनी मर्जी से दे दिया। क्यों दे दिया? कि उसे लगता है कि चलो बाद में देना है, मैं अभी दे देता हूँ, बाद में वो कॉल करेंगे तब देने से अच्छा मैं भी देता हूँ, वो उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, वो बाद में भी दे सकता है, जब कंपनी से बोले कि अब दो, ठीक, तब भी दे सकता है। तो कंपनी जब शुरू में शेयर्स हम खरीदते हैं तो 25-25 रुपये, ये 4 एक टाइप का इंस्टॉलमेंट है, ये 4 टाइप एक टाइप का कॉल है। ठीक है, समझते हैं। तो 25-25 रुपये कंपनी ने उसी टाइम मंगवा लिया 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये दे दिए। ठीक, अब इसको लगता है कि 50 रुपये कंपनी बाद में मुझसे मांगेगी, मैं पहले दे देता हूँ अपनी मर्जी से। ऐसा कॉल जो मैं पहले दे दे रहा हूँ कॉल इन एडवांस है। ठीक, तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो पहले देता है तो कॉल इन एडवांस है। ठीक, समझ में आ गया? ये दोनों कॉल 25-25 50 रुपये पर शेयर ईच, यानी 50 रुपये 50,000। 50 रुपये को तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 आएगा, तो 50,000 रुपये वो दे देगा पहले ही। तो ये हो गया कॉल इन एडवांस। ठीक, कॉल इन एडवांस समझ में आ गया? ठीक, अब कॉल इन एरियर, अब कॉल इन एरियर समझो। ठीक है, अब कॉल इन एरियर का मतलब क्या है कि सपोज यही अमाउंट मान लो कि कंपनी ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट मतलब ये दोनों मांग लिया एट द टाइम, उसी टाइम। ठीक, और ये दोनों नहीं मांगा। ठीक, ये दोनों नहीं मांगा। फिर जब कंपनी, मैंने बोला था कंपनी बाद में कॉल कर सकती है, कंपनी ने बाद में कॉल किया कुछ डेट पे। ठीक, पहले तो मतलब समझ लेते क्या लिखा है, पहले मतलब समझ लेते हैं। व्हेन कॉल आर मेड अपॉन अ शेयर अलॉटेड, द शेयर होल्डर्स आर बाउंड टू पे द कॉल। बाउंड टू पे द कॉल, ये वर्ड याद रखना, बाउंड टू पे द कॉल मनी विद इन द डेट, ये फिक्स डेट होती है, विद इन द डेट फिक्स्ड फॉर द पेमेंट। इफ द शेयर होल्डर्स मेक डिफॉल्ट, क्या करता है शेयर होल्डर? डिफॉल्ट करता है इन द पेइंग ऑफ कॉल मनी विद इन द प्रेस्क्राइब डेट, ये प्रेस्क्राइब डेट वही फिक्स डेट, ठीक, उसी डेट के अंदर, थर्स द अमाउंट इज कॉल्ड इन एरियर। अच्छा, वो क्या कह रहा है, वो इसमें लिखा ये है कि जब कॉल मंगवाएगी, कौन मंगवाएगी? कंपनी। किससे? शेयर होल्डर से, अलॉटेड शेयर होल्डर से, क्योंकि शेयर होल्डर तभी बनते हैं शेयर अलॉटेड होता है। तो शेयर अलॉटेड वाले को जब वो कॉल मंगवाएगी तो शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा, मजबूरी है कि इसको बाउंड टू पे, एक टाइप का पे करना पड़ेगा। विद इन द फिक्स पीरियड ऑफ, विद इन द फिक्स पेमेंट, जो डेट होगी पेमेंट की उस फिक्स डेट के अंदर वो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो डेट के अंदर या उस फिक्स डेट जो दे रखी है कि इस डेट तक आपको पेमेंट कर देनी है,
अगर आप नहीं कर पाते हो, डिफ़ॉल्ट कर जाते हो पेइंग ऑफ कॉल मनी में विद इन द प्रेस्क्राइब डेट, ये प्रेस्क्राइब डेट वही फिक्स डेट है, ठीक है, मैं यहाँ लग देता हूँ वही फिक्स डेट है जो ऊपर बोल रहा है कि इस फिक्स डेट के अंदर अंदर पेमेंट करने। अगर आप फिक्स डेट के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो मान लिया जाएगा जो आपका कॉल है वो एरियर हो गया, ठीक। तो मतलब ये है कि आपसे कॉल मंगाया गया, आपने कॉल नहीं पे किया तो कॉल इन एरियर हो गया, पहला ये, ठीक। कॉल इन एरियर का। कॉल इन एडवांस का क्या है नॉर्मल वे में? कॉल एडवांस का ये है कि आपसे कॉल मंगवाई नहीं थी, कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई बट आपने अपनी मर्जी से कॉल दे दी, तो ये कॉल इन एडवांस हो गया। कंपनी ने कॉल मंगवाई और आपने कॉल नहीं दी तो कॉल इन एरियर हो गया, ठीक है। इन दोनों पे डिफरेंस भी बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं एग्जाम में, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, और दोनों का जर्नल एंट्रीज में बहुत ही प्रॉपर यूज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, ठीक। तो सपोज अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कॉल इन एरियर का, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल में सपोज कंपनी ने 50 रुपये पहले मंगवा लिए, 25 और 25 अभी नहीं मंगवाए, ठीक है। बाद में कंपनी ने एक फिक्स डेट पे, याद रखना एक फिक्स डेट पे कहा कि आप जितने भी शेयर होल्डर्स आप 25 रुपये उस डेट को दे देना, ठीक है। बट कुछ शेयर होल्डर्स ने 25 रुपये नहीं दिए, ठीक, सपोज 25 रुपये नहीं दिए। अब वो 25 रुपये नहीं देगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉल इन एरियर, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है कि सर क्या 25 रुपये वो जो जिस लास्ट फाइनल कॉल का है वो बाद में पे कर देगा? मैं कहता हूँ जब पहले इसने पे नहीं किया तो बाद का क्या पे कर देगा? नॉट गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ, तुम मुझे 2 रुपये नहीं दे रहे, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम मुझे 8 रुपये दे दोगे? नहीं ना। तो ये भी एक टाइप का कॉल इन एरियर में ही जाएगा, ठीक। सपोज मान के चल लो कि अभी जो है कि अगर कंपनी कोई कॉल करती है और पैसा नहीं दे पा रही है शेयर होल्डर्स, पैसा नहीं दे पा रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो कॉल इन एरियर है, ठीक। हाँ, अब डिफरेंस एक तो डिफरेंस ये बन जाएगा इसका डेफिनेशन, पहला डिफरेंस। अब थोड़ा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहला इसका डिफरेंस बन जाएगा दोनों में, ठीक। अब कॉल इन एडवांस का अब प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा छोटा सा बताता हूँ। जैसे कॉल इन एडवांस क्या है कि जैसे शेयर होल्डर कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया बट शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, तो शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, कंपनी ने कॉल नहीं किया। एक्चुअली कॉल इन एडवांस में ना कभी डिविडेंड नहीं मिलता, अगर इस पर डिविडेंड क्या होता है, एक प्रॉफिट मिलता है शेयर्स पे, वो नहीं देती है कंपनी, ठीक। तो इस पर क्या मिलता है ना, एक इंटरेस्ट कह सकते हो, एक इंटरेस्ट मिलता है किसको? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से, ठीक, 12%, क्योंकि तुमने पैसा दिया है। अब तुमने पैसा दिया, उन्होंने पैसा रख लिया, अब उस पैसे पे जो रखा हुआ है कंपनी ने, तो कंपनी उससे क्या देगी? तुम्हें इंटरेस्ट देगी, ठीक, इंटरेस्ट देगी। तो वो क्या देगी? 12% का इंटरेस्ट देगी पर एनम, वो जितना भी अमाउंट होगा। सपोज इस क्वेश्चन में था कि वो पहले दे देता है 50 से, तो 50,000 रुपये, इस वाले क्वेश्चन में पहले ही 50,000 रुपये वो हमें क्या देगी? 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। तो 12 5 60, तो कितना जाएगा? 6,000, ठीक, 6,000 रुपये का से इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसमें भी है कि कॉल इन एरियर। अब देखो यहाँ उल्टा है, यहाँ पैसा हमें देना था, शेयर होल्डर्स को देना था कंपनी को, बट कंपनी को नहीं दिया, तो हमें देना है, तो हम पे क्या एक टाइप का पेनल्टी लग जाएगा कि तुमने पैसा नहीं दिया, तो एक टाइप का चार्ज लग जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी हमसे। फिर हमसे कंपनी चार्ज कर रही है कितना? 10% पर एनम, ठीक। सपोज हमने वहाँ पे 50,000 रुपये 25,000 रुपये नहीं दिए, सपोज यहाँ पे 50,000 रुपये नहीं दे पाए, ठीक है, तो इस पर 10% पर एनम का चार्ज या इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो 10 का कितना? 5,000 हो जाएगा, ठीक है, 5,000 हो जाएगा 10%। तो ध्यान रखना यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 12% है, ठीक। फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान कम। तुम पैसा दे रहे हो पहले ही, तो तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तुम पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, 10%। हाँ, और दूसरा चीज़ ये कि ये कंपनी के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। सपोज मैं कंपनी हूँ, अब मुझे किसी ने पैसा दे दिया पहले ही, अब मैं उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ भाई, उसे मैं पैसा दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। उसके लिए प्रॉफिट हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो हम इसको डेबिट करेंगे किसमें? P&L में,
ठीक है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ओवरऑल जितना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह कॉल इन एरियर कंपनी के लिए फ़ायदा है, ठीक है, वो तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज। तुमने पैसा नहीं दिया है तो एक काम करो, उस पर जो इतना पैसा नहीं दिया उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%, जब तक कि तुम पैसा नहीं दे देते। याद रखना, जब तक कि तुम पैसा नहीं दे देते तब तक 10% चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो कंपनी से चार्ज करेगी तो कंपनी के लिए वो क्या है, इनकम। तो उसे कंपनी अपने पीएनएल में क्या कर देगी, क्रेडिट, ठीक है। समझ में आ गया? प्रॉपर कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और अगर कोई भी अगर कुछ भी मन में डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, या कोई मेरे से कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, क्या डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो बता देना मुझे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे फिनिश करता हूँ ये, और आई होप सो कल से हम जनरल एंट्रीज वगैरह स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।